Hello everyone and a very warm welcome to Desire IAS YouTube channel. Let us start with today's newspaper. The Hindu में आज देखा जाए क्या क्या important news रही है. And this is going to be really very important both for the Hindi and as well as the English medium students. UAE in support of open sky agreement with India. मतलब open sky agreement UAE है अब इंडिया के सपोर्ट में. And what is that means? देखो उसका मतलब क्या है. देखो ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दो कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों ने म्यूचुअली डिटरमाइन कर लिए कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स या फिर कितने एयरलाइंस कैन ऑपरेट बिटवीन द टू कंट्रीज. और उसके लिए कोई भी जो है कह सकते हैं अथॉरिटी नहीं चाहिए कि उनको बार बार क्लियरेंस चाहिए वहां से पास होने के लिए. तो दिस इज नोन एज ओपन स्काई एग्रीमेंट. ओके. तो जितना जैसे माना जाए कि मलेशिया और इंडिया के बीच में ओपन स्काई एग्रीमेंट है. सो व्हाट इज दैट मीन्स. मतलब यहाँ से जो है जितने भी एरोप्लेन्स हैं और जितने भी इंडिया से मलेशिया जा रहे हैं फ्लाइट्स हैं तो इन ये दोनों एक दूसरे का स्काई जो है ओपनली यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए कोई उन्हें क्लियरेंस की अथॉरिटी नहीं चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ओपन एग्रीमेंट है लगभग कितना है कि इसमें 5000 किलोमीटर ऑफ रेडियस के अंदर जितना भी आएगा. ओके. जो जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनके साथ 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी आएंगे उनके साथ ओपन एग्रीमेंट है. बट होता क्या जैसे यूएई के साथ है. अब हुआ क्या यूएई को इंडिया से होते हुए कहीं और जाना है. अब प्रॉब्लम क्या आएगी. वो थर्ड कंट्री नहीं जा सकता है. सो दिस ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको क्लियरेंस के लिए फिर से एक नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इस चीज़ में जो आ रही है. एंड ये 40 ईयर ओल्ड पजल है. ये सॉल्व है करा. ये साइंस टेक का टॉपिक है. इसको कवर करेंगे. साथ ही साथ पॉलिसी मेकर मस्ट रियलाइज दैट पेंडेमिक इज स्टिल इन अर्ली स्टेज इन इंडिया एंड दिस इज रिलेटेड द कोरोना वायरस. जो भी चीज़ें हैं एक इंटरव्यू टाइप का है. इसको भी हम कवर कर लेंगे बिकॉज बहुत ये कह सकते हैं कि आंसर राइटिंग में तो नहीं काम आएगा पर हाँ एक आपकी जो है इंटरव्यू के टाइम कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीज़ डेवलप करता है. ये एक इस तरीके का टॉपिक है. ओके. अब कवर करते हैं इस टॉपिक को. ए 40 ईयर ओल्ड पजल कि लिथियम होता है कि नहीं होता है स्टार्स में. और जो है लिथियम स्टार्स प्रोड्यूस करते भी हैं कि नहीं. ये पजल जो है अब जाके सॉल्व हो पाई है. और देखो ये देखा जाए कि बेसिकली जो है स्टार्स जो होते हैं ओके अगर वो इवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं. जैसे ये स्टार है सन है ओके ये इवॉल्व कर रहा है मतलब ये बड़ा हो रहा है तो क्या होगा ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा. क्या ये लिथियम डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा. अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा. इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेड जायंट्स. रेड जायंट मतलब बहुत बड़ा सा एक लाल कह सकते हैं स्फेरिकल शेप में एक बहुत बड़ा सा बॉडी. ओके. इस तरीके से ये एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जब रेड जायंट में कन्वर्ट होने पर ये स्टार जो है लिथियम डिस्ट्रॉय कर देगा. ओके ये आप याद रखना. इसके बाद क्या है कि अगर देखा जाए तो प्लैनेट्स में ओके जितने भी प्लैनेट्स हैं इनमें क्या होता है. और अगर स्टार्स का कंपैरिजन करा जाए लेट अस सपोज कि अर्थ और स्टार्स में हम अर्थ और स्टार में कौन सा हो गया सन. इसमें हम कंपेयर करते हैं तो जो है अर्थ में ये समझ लो कि लिथियम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सन. मतलब 100 लोअर अमाउंट ऑफ लिथियम जो है वो कम होती है अर्थ के कंपैरिजन में सन में. ओके. अब जो है जब ये रेड जायंट हो जाएगा तो जैसे भी कोई है स्टार ये रेड जायंट बनने के बाद ये रेड जायंट हुआ. ओके. ये इवॉल्विंग स्टेज में इवॉल्व होते होते ये बड़ा सा रेड जायंट बन गया. अब ये रेड जायंट बनने के बाद जो है अगर ये कन्वर्ट हो जाता है रेड क्लम्प में ओके उससे भी और बड़ा तो दैट व्हाट मीन्स इट विल प्रोड्यूस लिथियम. ये लिथियम प्रोड्यूस करने लग जाएगा. ओके.
अब एक थ्योरी है प्लैनेट इंगल्फमेंट की। प्लैनेट इंगल्फमेंट थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि अर्थ जो है, अर्थ लाइक प्लैनेट कोई है, ओके। ये जो है कैसे स्टार का जो है लिथियम कैसे इंक्रीज कर सकता है, दैट इज अगर वो कोई स्टार के एटमॉस्फेयर, जैसे ये अर्थ है और ये स्टार के एटमॉस्फेयर में एकदम से प्लंज कर जाए, मतलब एकदम से ये चला जाए, मिल जाए जाके, तब जो है ये रेड जाइंट बन जाएगा और ये लिथियम प्रोड्यूस करने लग जाएगा स्टार, ओके। ये चीज है। अब एक प्रोफेसर रेड्डी हैं, इन्होंने क्या करा कि लिथियम मेजर करने के लिए एक मेथड डेवलप करा, और देखा जाए तो लिथियम का अबेंडेंस अमंग द लो लोअर जो मार्स जायंट स्टार्स हैं उनमें कितना है, लगभग कितना है, 1% है ओनली, ओके। एंड स्टार्स जो है जब रेड जायंट से कन्वर्ट होके रेड क्लम्प में बनते हैं, तभी ये याद रखना कि उसमें अबेंडेंस ऑफ लिथियम होता है, ओके। So let us move on to the other topic, and that is policy maker must realize that pandemic is still in the early stage. So this was the interview based articles, and जो भी देखा जाए कि अभी हमारे यहाँ फैटलिटी रेट लगभग कितना है, 20,000 है। और अगर ये चीज़ डेटा कवर करा जाए, जो भी जितने लोग कोरोना वायरस से जो है कह रह सकते हैं कि उसमें रिस्क में आए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, अगर ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा यहाँ जो पेंडेमिक है वो अर्ली स्टेज में है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं। वो क्या है कि टेस्टिंग जो है इतनी नहीं हो रही है, और लोअर टेस्टिंग के मतलब क्या है कि हम अगर हम कम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें कम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं, एंड जो आ रहे हैं अगर उनकी ही डेथ होती है तो हम उनका ही फैटलिटी रेट काउंट कर रहे हैं। अदर्स जो डेथ हो रही है उनका फैटलिटी रेट जो है वो काउंट नहीं हो रहा है, ओके। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेटा जो है मिसिंग टाइप का है, और वो देखा जाए तो गुड सर्विलेंस जो है वो भी नहीं है। और जो है देखो जितने भी जैसे यूएस है, यूके है, यहाँ पे क्या है कि इनका सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग 30 to 70% ऑफ द डेथ्स जो है स्टिल मिसिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में जो है डेथ्स हो रही हैं तो ऑफ कोर्स वो तो मिसिंग होगी ही, मीन्स हो सकता है कि वो कोरोना से इंसान मर रहा हो बट वो डेथ किसी और कारण को दिखा रही हो, ओके। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर। और ये है कि जो है अभी ग्लोबल फैटेलिटी रेट लगभग कितना है, 1% है। इसमें देखा जाए तो इंडिया का लोअर ही है, लोअर देन 1%, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर यंगर पॉपुलेशन है, ओके। एंड अदर थिंग इज दैट कि टेस्टिंग की कोई लिमिट है नहीं, तो अगर इंडिया चाहे तो अपनी जो है टेस्टिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, बट अभी क्या है, अभी हम लोगों ने केवल 10 मिलियन टेस्ट ही करे हैं सो फार, और यूएस में कितने हो चुके हैं, 40 हो चुके हैं, रशिया में आप देख सकते हो 20 मिलियन टेस्ट हो सके हैं। तो अगर इंडिया चाहे तो फंडिंग इंक्रीज कर सकता है और अपनी टेस्टिंग भी इंक्रीज कर सकता है। अब बात आती है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि हर्ड इम्यूनिटी की। तो हर्ड इम्यूनिटी लगभग कैसे आती है, जब 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो इम्यून हो जाए, मतलब वो डिजीज उस पर अटैक ना कर पाए, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम पर्सन में डेवलप हो जाए, तो दैट इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी। और क्या होगा जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो वायरस कैन नॉट स्प्रेड एनी मोर। बट अगर देखा जाए तो हर्ड इम्यूनिटी इस केस में कैसे आ सकती है, जब वैक्सीन डेवलप हो सके और उसके थ्रू पर्सन्स में इम्यूनिटी आ सके, ओके। सो इस तरीके से, अदरवाइज क्या होगा कि जो है डेथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर हम विदाउट वैक्सीन डेवलप करें, हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहेंगे, ओके। सो हर्ड इम्यूनिटी इज अ पॉलिसी ऑफ कंप्लीट एंड अटर फेलियर जब तक वैक्सीन नहीं डेवलप होती है।
एंड हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते कि 10 मिलियन पीपल लगभग हमारे मरी जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपिंग द हर्ड इम्यूनिटी। अब लॉकडाउन बोला जा रहा है कि क्यों नहीं इंक्रीज करा गया वगैरह वगैरह। अब लॉकडाउन करना जरूरी क्यों था? वो इट वाज नेसेसरी जिससे कि जो भी प्रेपरेशन है वो चीज़ हो सके, जैसे कि किट वगैरह पीपी किट डेवलप हो सके और बेड्स अरेंज कर सकें, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें डेवलप हो सकें, इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी था, लोगों में अवेयरनेस आ सके। ओके, बट हमेशा से पूरे 1 साल तक लॉकडाउन होना दैट इज़ नॉट फीजिबल, बिकॉज लोग इकोनॉमिकली और सोशली भी इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते हैं। कोई हमेशा घर में बैठा नहीं रह सकता है, ये ह्यूमन नेचर है। ओके, घर में बैठा रहेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा, डिप्रेशन टाइप ऑफ सिचुएशन आ जाएगी, बहुत अलग तरीके की प्रॉब्लम से इंसान गुजरने लग जाएगा। एंड देखा जाए तो राइट नाउ लेस देन 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन इन्फेक्टेड। लेकिन अगर जो है इसको अनचेक कर देखा नहीं गया तो कितने हो जाएंगे, लगभग 60 to 70% पीपल जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। केस फॉर एक्सटेंशन, मनरेगा जो है बहुत कह सकते हैं मनरेगा से इस बार बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेबल हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी हमारी मनरेगा के ऊपर डिपेंड हो चुकी है, बिकॉज इट इज़ द ओनली सोर्स विच कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू millions of people who are living in the rural area. ओके, और लगभग जो है इससे 202 रुपीज़ पर डे लोग कमा लेते हैं, इस तरीके की वेजेस हैं। और सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लगभग 1.4 लाख अमंग पीपल जो हैं जिन्होंने मनरेगा का फ़ायदा उठाया है। और मनरेगा को जो है नवंबर तक जो है इससे काम लिया जाएगा, अभी तक ये प्लानिंग है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड ज़्यादा तक लगभग 2/3 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसका फुली यूज़ करा, मस्टर्स रोल प्रिपेयर करे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को काम होता है, जिसको बोलते हैं मस्टर्ड रोल्स में कार्ड दिया जाता है। ओके, जब वो कार्ड होगा तो उससे क्या होता है, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। सो लगभग 2/3 स्टेट्स ने इसका फ़ायदा उठाया। और जो है खरीफ क्रॉप जो है उन्होंने रिलेटिवली लोअर इसका मनरेगा का फ़ायदा उठा पाए। एंड अगर देखा जाए तो जो अर्बन एरियाज़ में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अगर ऐसी स्कीम होगी तो ये डिस्ट्रेस सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वो जो कम हो जाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक दैट इज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस में फैलेसी ऑफ रैंकिंग। देखो जो रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूट की, ओके, दैट इज डन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF MHRD कराता है। और दूसरी रैंकिंग कौन कराता है? इंडिया टुडे कराता है। ओके, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है इंडियन हायर एजुकेशन जो रैंकिंग का है। अब इसमें क्या होता है, बेस्ट इंस्टीट्यूट देखे जाते हैं और क्या क्या कोर्सेज उसमें ऑफर्ड हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स जो हैं चूज़ कर सकते हैं कौन सा कॉलेज उन्हें लेना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। अब NIRF की 2020 और 21 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिरांडा हाउस बेस्ट कॉलेज था। ओके, उसके बाद जो है लेडी श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज सेकंड और थर्ड उस पर आते हैं पेडेस्टल पर। इंडिया टुडे की रैंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसने कहा कि हिंदू कॉलेज बेस्ट कॉलेज है एंड सेकंड बेस्ट कॉलेज इज़ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इस तरीके का थोड़ा सा जो है कह सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। अब NIRF का जो रैंकिंग है वो कुछ चीज़ों पे बेस्ड होती है, दैट इज़ क्या है, अब ये चीज़ देखने वाली कि किस किस चीज़ पे NIRF की रैंकिंग बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 40% जो वेटेज है वो टीचिंग लर्निंग आउटकम पे डिपेंड होता है, विच इज़ डिराइव फ्रॉम द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, फिर क्या है, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है। ओके, फिर परमानेंट टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स कितने, मतलब परमानेंट टीचर कितने हैं और एडहॉक बेसिस पे टीचर कितने हैं, PhD होल्डर्स कितने हैं, फैकल्टी पोजीशन वहाँ पे कितनी है, एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा है। और इट अकॉर्ड्स 10 पॉइंट्स टू आउटरीच एंड डाइवर्सिटी कोशेंट कितना है, 15 से 25% रिसर्च आउटपुट एंड ग्रेजुएशन आउटकम कितना है।
सो दीज थिंग्स आर देयर, जिसके अकॉर्डिंग जो है NIRF की रैंकिंग बेस्ड होती है। कि ये जो है ये सब देखो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब क्या है कि अपॉइंटमेंट है, प्रमोशन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं रेस्पेक्टिव जो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर ही इंटायरली डिपेंडेंट होती है। और सो दीज थिंग्स इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर टू फाइंड ऑलमोस्ट ऑल सेट ऑफ कॉलेज टॉपिंग द चार्ट्स, ओके। सो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट फीडर कैडर है बेस्ट होने का। सो ये चीज़ें जो हैं उस कॉलेज की रैंकिंग पर डिपेंड करती है, ओके। एंड अदर थिंग इज द लिबर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर क्या होता है कि अभी तक क्या हुआ है कि देखो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह बैन कर देते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट है, बेसिकली देखा जाए तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, बिकॉज दे हैव इवन कॉन्टेक्टेड विद अस ऑल्सो कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, इतने मिनट के अंदर आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस तरह की सिचुएशन मैंने खुद उन लोगों से बात करके देखा कि या फिर कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे कि बिना इंटरनेट के हम देख सकें। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे जो हैं फेस करते हैं। और Supreme Court on internet restriction in Kashmir was criticized highly as one ignoring right and remedies को इग्नोर करा जा रहा है, ओके। अब देखा जाए तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये लगाए क्यों जाते हैं? देखो टेररिज्म वगैरह लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, और अपने लिए कहते रिलीजन बेस्ड मोटिवेशन करने के लिए कि दैट टेररिज्म जो ग्रुप है वो इंटरनेट का फ़ायदा बहुत उठाता है, ओके। सो अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बल्कि अदर जो बॉडीज हैं जैसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर है उनके पास भी इक्वल पावर्स हैं, ओके। सो ये समझना जरूरी है कि फ्रेमवर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्रिएटेड बाय इट्स टू जजमेंट राइटली अप्लाइज दिस प्रिंसिपल। वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट करा स्टैंडर्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव टू क्या क्या उनको अप्लाई करना है, ओके। क्या उनके प्रोपोर्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इनको भी देखना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि क्या कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसको देखना है। और जो है ओनर सब किस पर है कि गवर्नमेंट पर है कि वो उस ऑर्डर को कैसे फॉलो करे। फर्स्ट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट इसमें क्या रहेगा कि जो इंटरनेट वाला है जैसे पूरा बैन कर देते हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर में ही बैन कर देते हैं, बट अब क्या है कि आप इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो प्रायोरिटी बेसिस पर कि कहाँ पे ज़्यादा फेक न्यूज़ हो सकती है, उसी को पूरा कट कर दो, ओके। सो दिस थिंग शुड बी देयर। और इंटेलिजेंस गैदर करो, मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है टू बी प्लेस बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें गैदर करो, लोगों से बात करो कि कैसे लोग फेक न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है कि लोकल जो वहाँ के पीपल हैं उनके पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे आपको टेलर्ड करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के कह सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी को देखनी पड़ेगी। एंड यू कैन गेट द PDF ईजली, आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी या फिर आज शाम तक जो है आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। आप इजली इससे पढ़ लो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको एक साथ जो है फाइल में आप रख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।